स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, समास। क्योंकि आपके एग्जाम में जो है समास से प्रश्न बनता है, चाहे वो प्री बीएड हो, प्री डीएड हो या कोई भी अन्य एग्जाम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, समास के भेद, समास के जो प्रकार हैं वो मुख्यतः जो है 6 प्रकार के होते हैं समास। और ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। प्रश्न यही रहता है कि समास के भेद कितने होते हैं। तो आपका जवाब होगा दोस्तों, समास के प्रकार होते हैं या भेद 6 होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां बहुब्रीहि समास। तो याद रखिएगा, समास के जो प्रकार हैं या भेद हैं वो 6 होते हैं और ये प्रश्न में पूछा जाता है। देखिए, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कुछ मुख्य बिंदु है। जैसे पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो जिसमें पूर्वपद प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है? तो वो होता है दोस्तों आपका अव्ययी भाव समास। आपको इसे याद रखना है। पूर्वपद प्रधान होगा तो अव्ययी भाव समास। अगर उत्तर पद प्रधान होगा, उत्तर पद मतलब बाद में आने वाला जो पद होता है, तो वो तत्पुरुष समास हो सकता है, कर्मधारय समास हो सकता है या द्विगु समास हो सकता है। इसे भी याद रखिएगा। अगर दोनों पद प्रधान हो, पूर्व पद और उत्तर पद मतलब दोनों पद प्रधान हो, तो वह द्वंद्व समास होता है। इसे भी याद रखिएगा। और दोनों पद अगर अप्रधान हो तो बहुब्रीहि समास हो सकता है। इसमें से कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है। तो दोनों पद अगर अप्रधान हैं तो बहुब्रीहि समास होगा। आप इसे याद रखिएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। पूर्व पद प्रधान हो तो अव्ययी भाव, उत्तर पद प्रधान हो तो तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु, तीनों में से कोई भी हो सकता है। दोनों पद प्रधान हो तो द्वंद्व समास होगा और दोनों पद अप्रधान हो तो बहुब्रीहि समास होगा। अब पद क्या है तो देखिए, उदाहरण के तौर पर मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे ये पूर्व पद है ये वाला और ये उत्तर पद है। तो जिसमें पूर्व पद जो है प्रधान होगा वो क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। यहाँ पर देखिए, पूर्व पद प्रधान तो अव्ययी भाव समास, और यही है ये। तो देखिए, पहला हम समास देखते हैं, अव्ययी भाव समास। समास का पहला प्रकार, जिस समास का पहला पद मतलब पूर्व पद अवयव तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे पहला पद अनु हो सकता है, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि होता है। उदाहरण देख लेते हैं किस प्रकार से इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और ये अव्ययी भाव समास बन जाता है। तो जैसे दिन के अगर हम आगे प्रति लगा दें तो इसका जो अगर मिलकर जो शब्द बनता है वो प्रतिदिन हो जाता है। तो प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, और इसमें ये जो पद है प्रधान होता है। आ जन्म, आजन्म जन्म से लेकर, यथा संभव, यथा संभव जैसा संभव हो, अनुरूप, अनुरूप मतलब रूप के योग्य, भर पेट, भरपेट मतलब पेट भर के, प्रतिकूल तो इच्छा के विरुद्ध, हाथ हाथ, हाथों हाथ मतलब हाथ ही हाथ में। तो जितने भी ये हैं ये इसमें प्रधान होते हैं। और याद रखिएगा, इस प्रकार से जो आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा तो आपको इस प्रकार से तोड़ना है, विग्रह करना है कि यह क्या होता है। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो समास है वो अवयव भाव समास है। तो ये हो गया। अवयव भाव समास में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरा देखते हैं, चलिए दूसरा देखिए, तत्पुरुष समास। जिस समास में बात का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए, कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है और यहाँ पर कारक चिन्ह चिन्ह क्या है? का है। देखिए, का रहेगा, ये को रहेगा इसमें। तो राजा का कुमार तो ये हो जाएगा राजकुमार, धर्म का ग्रंथ धर्म ग्रंथ, रचना को करने वाला रचनाकार। ये जो कारक चिन्ह है ये और ये को, ये लुप्त हो जाता है। अब तत्पुरुष समास के भी प्रकार हैं, 6 प्रकार के होते हैं तत्पुरुष समास। ये भी प्रश्न में पूछा जाता है। तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, याद रखिएगा, जो तत्पुरुष समास है उसमें उत्तर पद प्रधान होता है, बात का पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास में पहला है कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष जिसे द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं। इसे भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को जो होता है ये लुप्त हो जाता है। को, जैसे ये शब्द है को, ये लुप्त हो जाता है और ये कर्म तत्पुरुष से ही संबंधित है। को याद रखिएगा, प्रश्न में ये भी पूछा जाता है।
जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर गगन को चूमने वाला क्या कहलाएगा, गगनचुंबी। को यहाँ पर लुप्त हो गया। यश को प्राप्त, यश प्राप्त। चिड़ियों को मारने वाला चिड़ी मार। ग्राम को गया हुआ, ग्रामगत। रथ को चलाने वाला रथ चालक। जेब को कतरने वाला जेब कतरा। तो इसमें को कारक जो होता है ये लुप्त हो जाता है, जितने भी को लगा है वो लुप्त हो जाएगा। ये आपको पता होगा, पता होना चाहिए। एग्जाम्पल में अगर ये दे दिया जाए यश को प्राप्त और आपसे पूछा जाए कि कौन सा तत्पुरुष है, तो आपको याद रखना है कर्म तत्पुरुष है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर को शब्द जो है लगा है। दूसरा देखते हैं करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष को तृतीय तत्पुरुष भी कहते हैं। इसमें करण कारक से और के द्वारा ये दोनों गायब हो जाते हैं, का लोप हो जाता है। से लोप गायब हो जाता है और के द्वारा गायब हो जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। करुणा से पुण्य, करुणापुण्य। भय से आकुल, भयाकुल। रेखा से अंकित, रेखांकित। शोक से ग्रस्त, शोकग्रस्त। मद से अंधा, मदांध। मद से चाहा, मनचाहा। पद से दलित, पद दलित। सुर द्वारा रचित, सुर रचित। तो देखिए ये जो बीच में दिया गया है ये सभी इसमें लुप्त हो जाता है। तो देखिए क्या हो गया, कर्म को करण से के द्वारा, आपको इस प्रकार से एक ट्रिक होता है याद करने का, उसे भी हम बताएंगे। तो याद रखिएगा करण तत्पुरुष तृतीय तत्पुरुष है और इसमें से और के द्वारा जो है लुप्त हो जाता है। देखिए तीसरा है तत्पुरुष समास का प्रकार संप्रदान तत्पुरुष, जिसे चतुर्थी तत्पुरुष भी कहते हैं। इसमें के लिए जो होता है ये लुप्त हो जाता है। देखिए आपको एग्जाम में ये दे दिया जाएगा प्रयोगशाला और पूछा जाएगा कि कौन सा तत्पुरुष है, तो आपको याद रखना है प्रयोग के लिए शाला होता है। जो शाला रहेगा घर वो प्रयोग के लिए होगा, घर रहेगा स्नान के लिए होगा। तो इस प्रकार से आपको के लिए जितने भी लगा रहेगा वो संप्रदान तत्पुरुष होगा। तो प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला। स्नान के लिए घर, स्नान घर। यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला। गौ के लिए शाला, गौशाला। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। इस प्रकार से ये रहेगा। तो इसमें जो के लिए है वो ये जितने भी के लिए दिया गया है ये लुप्त हो जाता है। तो संप्रदान के लिए। देखिए चौथा है इसमें, चौथा तत्पुरुष अपादान तत्पुरुष, जिसे पंचमी तत्पुरुष भी कहते हैं। इसमें अपादान कारक की विभक्ति ये जो से है ये लुप्त हो जाता है। और यहाँ पर जो से है उसका अर्थ होता है अलग होने का भाव। याद रखिएगा अलग होने का भाव अगर आपको जिसमें लगे या दिखे वो अपादान तत्पुरुष होगा। अब कैसे में ये अलग होने का भाव प्रतीत होता है जैसे धन से हीन, मतलब उसके पास धन नहीं है, धनहीन हो जाएगा। पथ से भ्रष्ट, रास्ता से भटका हुआ, पथ भ्रष्ट। पद से च्युत, पद च्युत। देश से निकाला, देश निकाला। मतलब इसमें अलग होने का भाव ही से दिखा रहा है। ऋण से मुक्त, वो ऋण से मुक्त है। गुण से हीन, गुण नहीं है। पाप से मुक्त, पाप से मुक्त है। जल से हीन, उसमें जल नहीं है। तो ये अलग होने का भाव ये वाला से दिखा रहा है। तो ये वाला से जब भी आपको दिखे, अलग होने का भाव आपको प्रतीत हो, तो आपको याद रखना है ये अपादान तत्पुरुष है या पंचमी तत्पुरुष है। देखिए दोस्तों पांचवा तत्पुरुष का प्रकार है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष को षष्ठी तत्पुरुष भी कहा जाता है। इसमें संबंध कारक का, के और की जो है ये लुप्त हो जाते हैं, इसे याद रखिएगा। संबंध तत्पुरुष में का, के और की जो है लुप्त हो जाते हैं और इसे षष्ठी तत्पुरुष कहा जाता है। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। राजा की आज्ञा, राजाज्ञा। पर के अधीन, पराधीन। देश की रक्षा, देश रक्षा। शिव का आलय, शिवालय। गृह का स्वामी, गृह स्वामी। विद्या का सागर, विद्या सागर। तो इस प्रकार से आप इसे याद रखिएगा। ये जो है पांचवा है। पांचवा जो है प्रकार संबंध तत्पुरुष, लेकिन इसे कहा जाता है षष्ठी तत्पुरुष, छठवा। इसे भी याद रखिएगा। देखिए छठवा तत्पुरुष है अधिकरण तत्पुरुष। इसे सप्तमी तत्पुरुष भी कहा जाता है और इसमें जो में है और पर है ये लुप्त हो जाते हैं। जैसे शोक में मग्न, शोकमग्न। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। लोक में प्रिय, लोकप्रिय। धर्म में वीर, धर्मवीर। आप पर बीती, आप बीती। कला में श्रेष्ठ, कला श्रेष्ठ। तो आप इसे याद रखिएगा। इसमें में और पर जो है लुप्त हो जाते हैं। तो देखिए ये थे तत्पुरुष समास के प्रकार, 6 प्रकार। एक और होता है जिसे तत्पुरुष का ये जो है भेद नहीं है, याद रखिएगा। इसमें प्रमुख रूप से इसे नज समाज कहा जाता है। नज समाज मतलब जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द होते हैं
उसे जो है न समाज कहा जाता है। जैसे अधर्म, न धर्म मतलब अधर्म, तो ये न समाज है। अनिष्ट, अनावश्यक, नापसंद, गैरवाजिब, ये जो है नच समास में आता है। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, इसे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए थोड़ा सा इसे ट्रिक में याद कर कैसे किया जाता है। तो इसे याद किया जाता है, देखिए ये जो है कर्म, फिर ये को, तो जितने भी कारक चिन्ह हैं उसे इस शब्द के बाद में बोला जाता है। जैसे कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में पर। इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम समास का तीसरा प्रकार। पहला देखे थे अव्ययी, दूसरा तत्पुरुष, अब तीसरा है कर्मधारय समास, और ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो जिस समास का मतलब या जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष से संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो वो जो है कर्मधारय समास होता है। और इसमें आप के समान जो है, दोनों पद के मध्य में जो और के समान आदि दिखाई देंगे, तो ये कर्मधारय समास होता है। इसमें उपमान या उपमेय दिया जाता है, विशेषण और विशेषता बताया जाता है। जैसे देखना, कमल के समान चरण है, तो देखिए कमल कैसा है, मतलब कमल के समान क्या है, चरण है, तो ये उपमा और उपमेय दिया गया है, तो यह हो गया चरण कमल। कनक सी की लता, कनक लता। कमल के समान नयन, कमल नयन। प्राणों के समान प्रिय, प्राण प्रिय। चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख। मृग के समान नयन, मृग नयन। देह रूपी लता, देह लता। तो इस प्रकार से इसमें कर्मधारय समास में उपमा और उपमेय दिया जाता है, उपमान और उपमेय। जैसे देखिए, लाल है जो मणि, लाल मणि। नीला है जो कंठ, नीलकंठ। महान है जो पुरुष, महापुरुष। तो इस प्रकार से उपमान और उपमेय दिया जाता है। तो ये कर्मधारय समास होता है। याद रखिएगा, कर्मधारय समास अलग होता है, बहुब्रीहि समास अलग होता है। बहुब्रीहि अभी आगे पढ़ेंगे तो इसमें आप अंतर कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं चौथा समास, द्विगु समास। द्विगु समास बहुत ही आसान है। इसमें पूर्व पद जो है संख्यावाचक होता है और द्विगु समास कहलाता है। जैसे संख्यावाचक में आप देख पाएंगे, 7 सिंधुओं का समूह को कहते हैं सप्त सिंधु। 2 पहरों का समूह दो पहर। 3 लोकों का समाहार त्रिलोक। 4 राहों का समूह चौराहा। 9 रात्रियों का समूह नवरात्र। इसमें संख्या है, देखिए सभी में संख्या दिखाई दे रहा है ये, तो ये द्विगु समास होता है। इसे आपको पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट है। पांचवा देख लेते हैं दोस्तों, द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो विग्रह करने पर वो द्वंद्व समास होता है। और इसके बीच में पर अथवा या जैसे शब्द लगते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए। और याद रखिएगा, द्वंद्व समास की एक खास बात है कि द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगा रहता है। योजक देखिए, नदी और नाले के बीच में इस प्रकार से है, ये योजक चिन्ह है। ये जितने भी हैं इसमें योजक चिन्ह लगा है, तो ये द्वंद्व समास होता है दोस्तों। जैसे नदी और नाले, नदी नाले। पाप और पुण्य, पाप पुण्य। सुख और दुख, सुख दुख। तो इस प्रकार से जैसे ठंडा या गरम, ठंडा गरम। राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण, तो उसके बीच में योजक चिन्ह रहेगा, वो क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। छठवां समास देख लेते हैं, समास का प्रकार, और यहाँ से प्रश्न बनता है। तो ये बहुब्रीहि समास है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है। यह कर्मधारय समास से अलग है दोस्तों, याद रखिएगा। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, मतलब लंबा है पेट जिसका, तो श्री गणेश। दशानन, 10 है आनंद जिसके, तो रावण। मतलब जो तीसरा अर्थ का बोध कराए वो बहुब्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर कहने से हमें पता चल गया ये किसकी बात कर रहे हैं, श्री गणेश जी के। दशानन बोलने से रावण का। तो दशानन मतलब रावण क्यों कहा गया, कि 10 है आनंद जिसके, आनंद मतलब सर। तो इस प्रकार से जो है आप इसे याद कर सकते हैं, ये बहुब्रीहि होता है। लेकिन कर्मधारय अलग होता है। कर्मधारय में उपमा और उपमान दिया जाता है दोस्तों, मतलब किसी की तुलना किसी से की जाती है। लेकिन बहुब्रीहि समाज में तीसरा अर्थ का प्रतीत होता है। चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसके, पानी मतलब हाथ, विष्णु जी। महावीर, महान वीर है जो, तो हनुमान।
चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, तो विष्णु। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर लीजिएगा। देखिए बहुत सारे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए हमने क्या देखा, समास के कितने प्रकार, 6 प्रकार। तत्पुरुष समास के कितने प्रकार, 6 प्रकार। तो ये पूछा जाता है, और कौन कौन से क्या कहा जाता है मैंने बताया है, आप इसे याद कर लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए कुछ अंतर जान लेते हैं। जैसे कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में आप अंतर समझ लीजिए। जैसे देखिए 2 शब्द आता है यहाँ पर, तो आपको ध्यान से समझना है। जैसे आपके प्रश्न में ये पूछा जाए, ये बोला जाए नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, तो नीलकंठ। तो आप यहाँ पर महादेव की ओर नहीं जाएंगे। नीला है जो कंठ अगर बोला जाए तो आपको पता चलना चाहिए कि ये कर्मधारय समास है। लेकिन जहाँ आपके प्रश्न में ये दिखाई दे नीला है कंठ जिसका, जिसका दिखाई दे, तो आपको पता चल जाना चाहिए मतलब शिव। तो ये जो तीसरा अर्थ कराएगा तो ये बहुव्रीहि हो जाएगा। देखिए दोनों नीलकंठ है लेकिन दोनों में अंतर है। वहीं मोटे पेट वाला बोला जाए तो कर्मधारय आ जाएगा, लेकिन मोटा पेट है जिसका बोला जाए या लंबा है उधर जिसका बोला जाए तो ये श्री गणेश जी हो जाएंगे, मतलब बहुव्रीहि समास। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही आसान भाषा में। चलिए कुछ और देख लेते हैं इसमें। देखिए द्विगु और बहुव्रीहि समास में भी अंतर जान लीजिए। अब आपसे ये बोला जाए चतुर्भुज, तो देखिए अगर ये चतुर्भुज नहीं बोला जाएगा, प्रश्न में ये बोला जाएगा 4 भुजाओं का समूह, तो समूह जहाँ आए तो वो द्विगु हो जाएगा, और 4 भुजाएं हैं जिसकी बोला जाएगा तो विष्णु हो जाएगा, मतलब बहुव्रीहि। वही देखिए पंचवटी, पंचवटी 5 वटों का समूह तो द्विगु, और वही 5 वटों से घिरा एक निश्चित स्थल अर्थात दंडकारण्य, तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। दशानन, अगर बोला जाए 10 आननों का समूह तो ये द्विगु समास हो जाएगा, लेकिन ये बोला जाए 10 आनन है जिसके, मतलब ब्राह्मण, तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो आपको आई होप जो है आप समझ गए होंगे समास के प्रकार कितने हैं, तत्पुरुष समास के प्रकार कितने हैं, उसमें कौन सा कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा समझ में आया कि नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये जान लीजिएगा तो आपके सभी एग्जाम में जो है समास बन जाएगा। बाद में हम ये जो है नियम देखे हैं, दूसरा वीडियो में हम प्रश्न देखेंगे, प्रश्न सॉल्व करेंगे, आपके लिए भी प्रश्न बताएंगे और होमवर्क देंगे, उसमें आप बनाकर बताइएगा कमेंट में। तो ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।